हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डुपलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको डुपलर इफेक्ट की जो थ्योरी है वो पूरी समझा दी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले 4 केसेस कैसे बनते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था, वहीं पे हमारी पुरानी वाली वीडियो एंड हुई थी। 4 केस कैसे बनते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर का मोशन कैसा हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के लिए वेरी करती है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कुछ हो एफ, तो ऑब्जर्वर के लिए कितनी उसे महसूस होती है एफ डैश, है ना। वो सब कैसे निकालना, कैसे लिखना, वो सब हम सीखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे ऑन द डुपलर इफेक्ट। तो सबसे पहला केस हमारा इसमें बनता है कि जब मान लो कि हमारा जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी कुछ वेलोसिटी है vo, इसकी कुछ वेलोसिटी है vs। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। अगर मान लो कि सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी साउंड की वो है fs, तो ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगा fo। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात समझना, मैं ऐसे ही बता रहा था पिछली बार। आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है v, इधर vo, इधर v, इधर vs। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर सोर्स। ठीक है, जो उसने एमिट करी। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैसे भरने हैं बस हमें तो वो समझना है। अब ध्यान से ऐसे समझना कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्वर जब सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो ऑब्जर्वर वाला टर्म है उसमें यहाँ पे माइनस लगा दोगे, जिससे कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो है वो घटे, कुछ कम हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आप ये सोर्स वाला देखो, सोर्स जो है ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान सोचो, नीचे वाला टर्म कब फ्रीक्वेंसी एफओ बढ़ा सकता है, कब बढ़ा सकता है, जब नीचे वाला टर्म छोटे से छोटा हो। इसका मतलब कि मैं इसके आगे ये नेगेटिव साइन लगा दूं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही देखना है कि ऑब्जर्वर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अगर मान लो ऑब्जर्वर बढ़ा रहा होता तो ऊपर प्लस लगा देते, ऑब्जर्वर घटा रहा है तो नीचे ऊपर माइनस लगा दिया। अब ध्यान से देखो, ऐसी सोर्स है, अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आप नीचे माइनस लगाओगे, और सोर्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश, सॉरी, अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश करे तो आप नीचे प्लस लगा दोगे। जैसे कि हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस मैंने ऐसे बना दिया कि जो हमारा सोर्स है वो तो इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर इधर ही जा रहा है। तो हम फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे फॉर ऑब्जर्वर, सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं, वी वीओ, इधर वी, ये वी एस, इधर एफ एस। अब ध्यान से सोचो, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि ऑब्जर्वर घटा रहे हैं तो माइनस लगा दिया। अब आप ध्यान से सोचो, सोर्स है, सोर्स 20 बार ऑब्जर्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी घटाना चाह रहा है। अब नीचे वाले टर्म की वजह से कैसे फ्रीक्वेंसी घट सकती है, जब नीचे वाला टर्म सब बड़े से बड़ा हो, यानी कि आप नीचे प्लस लगा दो। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप तीसरा केस देखो। तीसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सोर्स हमारा इधर ही मूव कर रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसने अपनी डायरेक्शन बदल लिया और ऑब्जर्वर भी इस बार इधर मूव कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वही वी वीओ, वी वी एस, और यहाँ पे एफ एस लिख दिया। अब आप ध्यान समझना, जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स की तरफ दौड़ रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ दौड़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मतलब ऊपर क्या लगाना पड़ेगा हमको, प्लस। अब ऐसी सोर्स है, सोर्स देखो ऑब्जर्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश कर रहा है। और कब घटा पाएगा, जब नीचे वाले पे हम प्लस लगा दें। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग लास्ट फोर्थ केस देखते हैं, फिर इसी के बेसिस पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे। सोर्स इधर मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा हूं, मतलब सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर। जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो तो सीधी सी बात है, दोनों ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है जब ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करता है तो ऊपर वाले टर्म में प्लस साइन आता है। सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मेरे को नीचे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये खाली एक शॉर्टकट टूल है इस फॉर्मूले को लिखने के लिए, यही हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। बाकी जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन थीम थी, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी। अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, इतना आप नोट कर लो। इसी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ डुपलर इफेक्ट। देखना, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि आप नॉर्मल फिनोमेना ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे आप स्टेशनरी कोई ऑब्जर्वर हो आप, और आप एक कार पासेस बाय यू, ठीक है, तो आते टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा लगेगी, सिंपल सी बात है। ऑब्जर्वर इज रेस्ट एंड सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, और बाद में सोर्स इज रिसीडिंग द ऑब्जर्वर। तो जब आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो मुझे ऑब्जर्व होंगी उनका डिफरेंस कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे बना के दे रखा है
ये सोर्स, ये कार एक हॉर्न ब्लो कर रही है और कार आगे बढ़ रही है किस रफ्तार से, मान लो v1। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, इसके सामने ही है, इसी इसी के लाइन में ही है ये, ठीक है। आपको लिखा है कंसिडर v इज द स्पीड ऑफ साउंड। वही बताना है आपको, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज व्हाइल कार इज अप्रोचिंग एंड रिसीडिंग द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है रेस्ट पर। एक बार आप ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करें। देखो सबसे पहले मैं वो निकाल रहा हूँ, जब वो अप्रोच कर रहा था तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको मान लो नाम देता हूँ मैं F1। तो सिंपल सी बात ये है कि ऊपर क्या लिखना है मेरे को, V VO, नीचे लिखना है V VS और इधर FS। सिंपल सी बात है ना, हमारे जो भी आते टाइम या जाते टाइम ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे ही है, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी गायब, तो ऊपर प्लस माइनस कुछ सोचना ही नहीं है। अब नीचे वाला सोचो, जब ये कार इसको अप्रोच कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है यानी कि मेरे को नीचे माइनस लेना पड़ेगा, ये माइनस ले लिया। सोर्स की रफ्तार कितनी है v1, ये लिख दिया। अब ऐसे ही मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं f2, जो कि जाते टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जब कार ऐसे जा रही होगी यहां से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, v ऑब्जर्वर की रफ्तार 0 है, नीचे क्या लिखना है, इस बार घटा रहा है सोर्स, तो नीचे लिख दूंगा मैं v प्लस v1 और ऊपर ये fs है ना। fs क्या है, ये सोर्स मतलब ये जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है इसी कार में बैठे हुए किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो ड्राइवर होगा कार का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसकी कुछ हॉर्न की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f, तो यहाँ पे f लिख देंगे और यहाँ पे भी f लिख देंगे। अब मेरे को क्या करना है, बस इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालना था, तो अपन ऐसे कर देते हैं f1 माइनस f2, ज्यादा वाली में से कम वाली को माइनस कर दिया। जब मैं ये काम करूंगा f कॉमन आएगा, vf कॉमन आएगा, जब हम इसको करेंगे तो ये फाइनली आएगा हमारे पास v प्लस v1 माइनस v v इंटू एफ और नीचे वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचा 2v f, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया इसका, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक करा के आपको कराऊंगा, देखना। ये कार है, हॉर्न ब्लो कर रही है, इसके अंदर कुछ एक ड्राइवर बैठा है, ये कुछ ऐसे रफ्तार v1 से जा रहा है और यहाँ पे सामने एक स्टेशनरी वॉल है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करेगी, वही आपको गिवन है v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बोला गया है कि अगर मान लो कि यहाँ पे दीवार से चिपक के एक आदमी खड़ा है तो उसको साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अगर यहाँ पे जो कार का हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी है f। ये किसके लिए फ्रीक्वेंसी f है, इस कार के ड्राइवर के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान समझना, आपको वहां पे रेस्ट पे खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर है बिल्कुल दीवार से चिपक कर, उसके लिए फ्रीक्वेंसी बतानी है साउंड की, तो आप क्या बोलोगे कि f इज इक्वल टू एफ डैश लिख देते हैं उसको, v ऊपर प्लस माइनस vo आता था, ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है यहाँ पर 0, ऑब्जर्वर तो मूव ही नहीं कर रहा, अपॉन क्या लिखना है v और इधर सोर्स की रफ्तार कितनी है v1, प्लस करना है या माइनस वो देखेंगे, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे क्या लगा दूं मैं माइनस, जिससे कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसका f के साथ, सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, ये आ गया। अब आपको बोला गया कि ये जो सोर्स है ना, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ये ड्राइवर इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आएगी, ऐसा होता है या नहीं होता, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी को ही सुनता है, तो इसको वो कितनी ऑब्जर्व होगी बताना, डायरेक्ट इसको नहीं सुन रहा, जो सामने से आ रही है दीवार से टकराकर उसको सुनता है, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये पूछा गया। तो आप क्या लिख दोगे उसको, एफ डबल डैश इज इक्वल टू, अब क्या ऑब्जर्वर कौन हो गया, ये ड्राइवर, पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूं ये v,
यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस कुछ आएगा, इधर वीओ इधर वीएस और इधर फ्रिक्वेंसी एफ। किसके लिए कौन सी वाली है, किसको सुन रहा है ये, इसको। तो इस बार सोर्स क्या हो गया, ये इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो अच्छा ऐसा समझ लो ना, दीवार पे यहाँ पे रेस्ट पे एक आदमी चिपका खड़ा था, तो इसको कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही थी, इतनी। तो यहाँ पे मेरे को ये फ्रिक्वेंसी लिखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करने का एफ डैश, क्योंकि ये होती है सोर्स की फ्रिक्वेंसी, किसकी, सोर्स ने जो साउंड एमिट करी उसकी फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे सोर्स ये दीवार है। अच्छा अब इसके बाद ध्यान से देखना, ऊपर ऑब्जर्वर की रफ्तार लिखते हैं यहाँ पे। ऑब्जर्वर कौन है, ये ड्राइवर, जो कि किस रफ्तार से v1 से मूव कर रहा है। अच्छा ये सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं v प्लस v1 लिखूंगा। अच्छा उसके बाद में नीचे क्या लिखनी है, सोर्स की रफ्तार। सोर्स क्या है यहाँ पे, ये दीवार कहीं मूव कर रही है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। ये इसको कुछ नहीं, जीरो लिख दो बस। इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम लोग, ये लिख सकते हैं v प्लस v1 अपॉन v, और वो क्या थी एफ डैश, वो रही, मल्टीप्लाई कर दिया v अपॉन v माइनस v1 और ये f। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 इंटू एफ। ये बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या करना है आपको, आगे ये बोल रखा है आपसे कि अब क्या ना, यहां पे एक और ऑब्जर्वर है अलग से, और ये जो ऑब्जर्वर है ना ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, मान लो किसी स्पीड v2 के साथ, ठीक है। तो आपसे ये बोल दिया गया, ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये इस साउंड को सुनता है जो कि इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो वो इसे कितनी सुनाई देगी, मान लो उसे लिख देते हैं हम लोग एफ ट्रिपल डैश। देखो आप खुद ट्राई करो, फिर देखो एफ ट्रिपल डैश को मैं क्या लिखूंगा, किसकी आवाज को सुन रहा है, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रही है। तो इस बार सोर्स क्या हो गया, दीवार। तो मतलब यहाँ पे जो मैं बाहर मल्टीप्लाई करूंगा वो सोर्स ने जो एमिट करी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, एफ डैश, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखना है, v, ये v साउंड की रफ्तार, इधर ऊपर v प्लस माइनस v आता है, यानी कि ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है, v2। अच्छा ध्यान से देखो ये सोर्स से दूर भाग रहा है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी घटाएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v माइनस v2। अच्छा उसके बाद इसको देखो, सोर्स क्या है, रेस्ट पर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब बस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस v2 अपॉन v, और वो f डैश की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, तो आएगा v f अपॉन v माइनस v1, ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे v माइनस v2 अपॉन v माइनस v1 इंटू f। कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा अगला सवाल आपसे बोल दिया कि इसी सोर्स के लिए, सॉरी इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इधर की तरफ स्पीड v2 के साथ दौड़ रहा है, अगर ये इस कार के हॉर्न को सुनता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसे कितनी सुनाई देगी, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसे मैं लिख दिया f 4 टाइम डैश से, उसे क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे फाइनली बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f का, क्योंकि इस बार सोर्स ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f। इधर देखो अब ऊपर नीचे साउंड की रफ्तार लिख दी, अब इधर क्या लिखना है आपको, ऑब्जर्वर की रफ्तार। ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है, v2, ये सोर्स से दूर भाग रहा है, यानी कि आप इधर लिखोगे v माइनस v2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हटा रहे हैं। अच्छा नीचे देखो आप, जो हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, जब ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, और फ्रीक्वेंसी को अगर सोर्स घटा रहा है, ये कुल मिला के फ्रीक्वेंसी घट जानी चाहिए, तो नीचे बड़े से बड़ा टर्म आना चाहिए, तो मैं नीचे क्या लगा दूं, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा v प्लस v1। कुछ बात समझ में आई। इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने तीन चार बातें डिस्कस करी, वही फॉर्मूला बार बार लगा के देखा। अगर एक बार आपको समझ में आया था कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है, ऑब्जर्वर की रफ्तार रखनी है, सोर्स की रफ्तार रखनी है, कैसे रखनी है, तो उसमें फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या बोल रखा है, ये एक सोर्स है जो कि एक फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहा है साउंड f 4 मीटर दूरी पे है फिलहाल किसी एक पॉइंट से, जिससे कि ये डिटेक्टर 3 मीटर दूरी पर है। अच्छा ये जो सोर्स है ये मान लो किसी रफ्तार, कितनी वेलोसिटी थी, 50 मीटर पर सेकंड, मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है, और ये डिटेक्टर इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इस इंस्टेंट पे जब इसकी यहां से दूरी 4 मीटर है, इसकी यहां से दूरी 3 मीटर है, ये डिटेक्टर को कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, ठीक है। आपसे ये बोला गया, अब क्या है ना, चक्कर ये पड़ गया कि कौन सी वेलोसिटीज लेनी है, पूरी पूरी लेनी है नहीं लेनी। तो आपको याद रखना है जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v प्लस माइनस वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस, तो इसके अंदर आप क्या करना है ना, जो आप वेलोसिटीज ले रहे हो ऑब्जर्वर या सोर्स की, वो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। जैसे कि आप क्या करोगे ना, ऐसे इस लाइन को ज्वाइन कर लो, और इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएंगे इन वेलोसिटीज के, सिर्फ वही वाले कंपोनेंट्स हमको कंसीडर करने, परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर वाले हमको नहीं कंसीडर करने।
ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, अगर मैं इसके ऐसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, ये 50 वाला है, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। तो सिंपल से मैं बता सकता हूँ ये एंगल हो गया 53 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री। तो इस 50 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे। जो 37 डिग्री के साथ वाला एंगल होगा वो ये वाली स्पीड हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 30। ऐसे ही आप इस 53 वाले के कंपोनेंट करोगे, देखते हैं। इस लाइन को मैंने ऐसे पूरा एक्सटेंड कर दिया है, ये एंगल 53 तो ये एंगल भी 53, तो 100 मीटर पर सेकंड वाले के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। वो कितने कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल था 53 डिग्री तो हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान समझना, मैं इसको कुछ मिला के ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये वाला कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ये 40 मीटर पर सेकंड और ऐसी जो डिटेक्टर है उसका इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है 60 मीटर पर सेकंड। अपने काम की वेलोसिटी दी है, ठीक है। फिर आप जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे डिटेक्टर के लिए एफ डैश, वो क्या लिखोगे? साउंड की रफ्तार आपको इस मीडियम में दे रखी है, मान लो 332 मीटर पर सेकंड, ये अपने काम की बात है, ठीक है, साउंड की रफ्तार। तो अब क्या लिखोगे? v, यहां पर v 332। अच्छा, उसके बाद आप देखो ध्यान से, ये हमारा है सोर्स, ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, वो नीचे वाला आता है तो 332 यहाँ पे लिख देंगे -40। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? माइनस कितना? 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ। तो जो भी इससे आंसर आएगा वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये आपको अभी के लिए समझ के रखना है कि जो भी हम वेलोसिटीज लेंगे वो उन दोनों को, सोर्स और डिटेक्टर को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ऐसे मान लो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास 10 मीटर और एक सोर्स है यहाँ पर जो कि हॉर्न ब्लो करता हुआ जा रहा है, मान लो इस लाइन के अलॉन्ग कुछ फ्रीक्वेंसी एफ के साथ, रफ्तार किसी वी एस के साथ, ये भी ऐसे जा रहा है वीओ के साथ। तो आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसके अलॉन्ग ना तो सोर्स की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ना ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है। इसका मतलब कि मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे वीओ भी जीरो, वीएस भी जीरो, तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश वही तो आएगी जो एफ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो होता है हमारे पास साउंड के केस में, वो भी इतनी स्मॉल डिस्टेंसेस के केस में, जो ये जो ट्रांसवर्स डुपलर इफेक्ट है देखने को नहीं मिलता। अब आप लाइट में जाओगे तो लाइट में ट्रांसवर्स डुपलर इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आप एसटीआर के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है वो साउंड के अंदर कैसे डॉपलर इफेक्ट होता है उसी तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में रखा है कि यहाँ पर एक सोर्स है जो कि मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। ये किसी एक पॉइंट ओ से फिलहाल कुछ दूरी पर है, यहाँ पे ये कुछ साउंड एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इस पॉइंट ए से 200 मीटर दूरी पर, ठीक है। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने डिस्टेंस ली थी वो ऐसे ली थी 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है, जबकि यहाँ पे कुछ लार्ज डिस्टेंस की बात हो रही है 200 मीटर। अभी देखना उसका फर्क भी आएगा। यहाँ पे कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, आपसे बोला गया फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज द कार एट पॉइंट ए। जब वो कार को पॉइंट ए पर देखे तब उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी थी, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। अच्छा, मेरा पहला सवाल, क्या इस ऑब्जर्वर को जब ये कार दिखी पॉइंट ए पर, क्या जब इस कार ने जो हॉर्न ब्लो करा होगा उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, क्या वही साउंड इसके कानों तक जब भी तुरंत की तुरंत पहुंच गई होगी? ऐसा नहीं है ना, कुछ टाइम लगा होगा, क्योंकि 200 मीटर डिस्टेंस है और स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी इस मीडियम में 300 मीटर पर सेकंड, तो सीधी सी बात है 0.66 सेकंड तो लगेंगे ही, मतलब थोड़ा सा टाइम लैग होगा। क्या इतने में कार थोड़ी आगे पहुंच गई होगी, ठीक है। मतलब कि जब सोर्स को वो वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो फ्रीक्वेंसी इस कार ने पॉइंट ए पर एमिट करी थी, तब तक कार कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, होगी या नहीं होगी? अब आप ध्यान समझो, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज द कार एट ए। जब उसने कार को पॉइंट ए पर देखा तब उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी? तो सीधी सी बात है ना, कुछ वैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी होगी, जो कौन सी वाला साउंड सुनाई दी होगी जो इस कार ने कुछ पहले ही एमिट कर दिया पॉइंट ए पर पहुंचने से पहले। अब कुछ ऐसा होगा, रास्ते में ये कार पॉइंट ए की तरफ आ रही है और इधर से जो इसने साउंड एमिट करी थी वो साउंड इस ऑब्जर्वर के कानों तक आ रही है और ये कार ऐसे आ रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जितने टाइम में इधर पहुंची होगी उतने ही टाइम में वो साउंड कुछ इधर पहुंच गई होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे को क्या करना है, वो फ्रीक्वेंसी आप बतानी है जो इसको सुनाई दी हो, ठीक है, देख लेते हैं।
मैं मान लेता हूं कि कुछ टी टाइम पहले कार यहां पर थी, जब इसने जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी साउंड की, वो साउंड इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर तक पहुंच गई और उतनी देर में ये कार इधर मूव कर गई। तो सीधी सी बात है, अगर मैं वो टाइम टी मानूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, 50t। ध्यान से देखो, ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट ए, ये डिस्टेंस 50t, ये हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये डिस्टेंस 200 मीटर, और फिर उसके बाद में इतने ही टाइम में ये साउंड यहां से यहां आ गई है। ये डिस्टेंस कितनी बता सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में, हाँ, 50t का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ये साउंड ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो इतनी डिस्टेंस करने में साउंड को कितना टाइम लगेगा, ये तो पक्का ही है वही टी टाइम लगना, क्योंकि हम पहले से ही ऐसे बोल रहे हैं कि टी टाइम में साउंड यहाँ से यहाँ तक आई है और ये कार यहाँ से यहाँ तक आई है। तो वो टाइम टी हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, टी इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस 50t का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 300, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से हमारे पास जब हम बोथ साइड स्क्वायर वगैरह करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास टी की वैल्यू निकल के आएगी, ये डिस्टेंसेस पता चल गई, तो क्या हमें ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल थीटा। जैसे ही एंगल हमें थीटा पता चलेगा, हमें पता है कि इसकी रफ्तार इस समय कुछ ऐसी थी, ये 50 मीटर पर सेकंड, तो इसके हम ऐसा वाला कंपोनेंट कर लेंगे, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, 50 कॉस थीटा। तो हम लोग फाइनली जो एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो से सुनाई देगी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, वो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो लिखना है v यानी कि 300, इधर ही ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है, 0 स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, नीचे 300। अब सोर्स के बारे में सोचो, सोर्स क्या है, इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसके अलोंग है ना, सोर्स के अलोंग, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, और जब वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, जिससे कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए। माइनस में क्या लिखना है, ये 50 कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे एफ। बात आई नहीं, कॉस थीटा कैसे है, कॉस थीटा आएगा इस ट्राइंगल की मदद से। ये कैसे पता चलेगा, जब हमको ये साइड्स पता चल जाएंगी और साइड का पता चलेंगी, ये टी आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। कुछ बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डुपलर इफेक्ट हमारा होता है। अच्छा, आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि ऐसा सब हमने पिछले सवाल में क्यों किया, क्यों नहीं किया, तो सीधी सी बात ये है, इसलिए नहीं किया कि वहां पे हमने डिस्टेंस बहुत छोटी मानी थी, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। आप सोचो 3-4 मीटर को अगर आप 300 से डिवाइड करते तो ऐसा है 0.01 सेकंड, और इतना टाइम लगे, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरीके से हमारा डुपलर इफेक्ट वाला पार्ट होता है खत्म।